मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन और सवाल ज्यादा होंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट पार्ट इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, जो हमें तमाम सारी डेफिनेशन सॉल्व में लगेगा। कैसे काम लगेगा ये मैं एग्जांपल्स से आपको समझाना शुरू भी करूंगा। आज सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस इस फर्स्ट टॉपिक की बात करना चाहते हैं तो आखिरकार हम क्या बात करना चाह रहे होते हैं। मैं आप बताता हूँ, ये जो आपकी ब्रांच रिलेटेड है, ये ब्रांच रिलेटेड होती है जिस खास चीज से, वो कहलाती है रेट ऑफ चेंज। और इसी के साथ एक वर्ड और आता है इंपॉर्टेंट सा, और वो वर्ड आता है फंक्शंस। सवाल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस से हमारा क्या मीनिंग है। आए मैं एक एक इजी बात करता हूँ, ध्यान रखना। फिर आपको रिपीट कर दूं पढ़ाने से पहले कि हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उस स्तर पे कर रहे हैं जहां हमें फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन समझ में आए। हमें आज सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू यूज द एप्लाइड फॉर्म ऑफ द मैथमेटिक्स। जब आप फंक्शंस पे जाते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल है, फंक्शंस हम किन्हें कहते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस ध्यान देखना, या फिजिक्स में भी जब आप फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शंस आपसे कहा जाता है, मैं फिजिक्स के टर्म बात कर रहा हूँ, आपकी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी आप क्वांटिटीज के पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने कहा पेयर ऑफ क्वांटिटीज। और कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर ऑफ क्वांटिटीज, कि आपसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द अदर। जब आपके एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज, या सिंपल आप इनको मैथमेटिकल किस नाम से जानेंगे, फंक्शंस। अपने लिए फंक्शंस का फिजिक्स में एक और नाम हो जाता है, और वो क्या होता है अपने लिए, वो कहलाता है डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब आप पूछेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटीज से हमारा मीनिंग क्या है, आखिरकार ये कहाँ है, कौन सी है। पहले एक जनरल लाइफ का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सिंपल एग्जांपल जिसकी बात करूंगा, क्या आप में से किसी ने भी कभी मार्केट से हम कहते हैं शक्कर खरीदी है? हाँ ना बताएं। बोलो बालको, किसी ने कभी दुकान से शक्कर खरीदी है कि नहीं खरीदी? खरीदी है। खरीदी है, ठीक। कितनी खरीदी थी? बताओ बताओ, एक हाथ तो बोलो। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। 1 किलो या 2 किलो, सही कह रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया, जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो किसी भी दुकान में आप शक्कर खरीदने जाते हैं, नेचुरली 99% ऑफ द केसेस हमारा दुकानदार से सवाल क्या होता है, जब आप दुकान पे आ रहे हैं 90% 95% अपना दुकानदार से व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल क्वेश्चन हर आदमी पूछता है, क्या होता है बताओगे हल्का सा? सर कितने की भाव रेट, क्या रेट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, सही कह रहे हैं। और कई कोड वर्ड में बात करते हैं, कैसी चल रही है शक्कर। अब कैसी चल रही है मतलब शक्कर कहाँ चल रही है, शक्कर कहीं नहीं चल रही। मुझे पता होता है कि आप काय के बारे में पूछ रहे हैं, रेट के बारे में पूछ रहे हैं, बढ़िया। इसका अलग ध्यान देखना, जो आदमी शक्कर की दुकान पर गया है वो क्या पूछ रहा होता है, हम यहाँ बात करते हैं, वो पूछता है रेट ऑफ शुगर, यही पूछ रहा होता है। और ध्यान रखना, मैं फिर आपसे कहूँ, फिजिक्स की डेफिनेशन कहती है फिजिक्स इज द साइंस ऑफ डेली लाइफ। अगर आप डेली लाइफ चीजों को प्रॉपरली एनालाइज कर गए तो आप एक फिजिसिस्ट अच्छे साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको न्यूटन का याद दिला देता हूँ, सेब गिरना। सेब गिरना कोई महान घटना नहीं थी कि सदियों में एक आध बार सेब गिरते हो, है ना, कि उसको देखने के लिए लोग जमा हो जाए, भाई साहब आज सेब गिरने वाला है, न्यूज़पेपर में खबर आ जाए। साधारण सेब गिरा था, लेकिन जिस आदमी ने उसको एनालाइज कर लिया डेली लाइफ इवेंट को, वो आप देखेंगे कहां तक पहुंच गया। ये क्या कर रहे हो, वो आप देखेंगे कहां तक पहुंच गया, वो पहुंच गया फिजिक्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक। अब अगली चीज पर जाते हैं, जो आप रेट ऑफ शुगर की बात कर रहे थे। जो मैंने आपसे कहा था रेट ऑफ शुगर आप पूछ रहे होते हो, और सपोज करें आज की डेट में मैं मान के चलता हूँ लेट इट बी, तो एक्चुअली रेट में बात नहीं कर रहा, हम कॉमर्स में नहीं है, हम फिजिक्स में। मैंने मान लिया अपना रेट ऑफ शुगर कितना है, रेट ऑफ शुगर है हमारे लिए 40 रुपीज पर केजी। कितना रेट हम मान के चल रहे हैं, 40 रुपए पर केजी का आपका शक्कर का रेट है।
अब सवाल आता है 40 रुपए पर केजी जो रेट है ये नॉर्मल है। अब हम इसमें फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जरा ध्यान देखें। जब आप शक्कर की दुकान पे जाते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया, आप दो क्वांटिटीज से डील कर रहे होते हैं। एक आपका होता है वेट ऑफ शुगर, जो आप मेजर कर रहे होते हैं केजी में। जो आपका सही जवाब था कि आप जब शक्कर खरीदने गए तो आपने 1 किलो 2 किलो या 3 किलो शक्कर खरीदी, आप सही कह रहे थे। और दूसरी चीज ध्यान देखना, दूसरी जिस चीज पर आप कर रहे होते हो वो होती है मनी पेड, और मनी पेड होती है रुपीज में। क्या है मेरी बात सही है? तो आप क्या कर रहे होते हैं, दो क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। नंबर वन, वेट ऑफ द शुगर मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड मनी पेड बाय यू मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं, क्या आपको ऐसा समझ में आता है, रुपीज डिपेंड करते हैं आपके केजी पर। क्या है मेरी बात सही है? अगर आप 1 किलो शक्कर देंगे तो इस रेट पे हम बात करते हैं, फॉर 1 kg ऑफ शुगर यू हैव टू पे 40 रुपीज। अगर आप 2 किलो शक्कर खरीद रहे हैं तो आप देंगे 80 रुपए। 3 किलो शक्कर आप खरीदेंगे तो आप देंगे समथिंग 120, और आप आधा किलो शक्कर खरीद रहे होंगे तो आप देंगे जस्ट 20 रुपीज। इसका मतलब ध्यान देखें, जो मैं बात कर रहा था उसको ध्यान से सुने। मैंने कहा था आप ऐसी दो पेयर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर द वैल्यू ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द अदर। हमें मिल गई यहाँ पर इस क्वांटिटी की वैल्यू, कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू, रुपीज की वैल्यू कितने होंगे ये डिपेंड करती है ओवर द किलोग्राम। ये वो पेयर है साधारण शक्कर की दुकान पर जहां एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ऐसे ही क्वांटिटीज को हम कहते थे फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा, यहाँ तो बताता हूं। मैथमेटिकली मैं आपसे कह सकता हूं रुपीज, या चाहो तो आप कह सकते हो मनी। क्या होगी दिक्कत? मनी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेट। जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो उस पर नहीं यार है, क्योंकि अभी तो सिर्फ समझने के ऊपर है, समझने में आसानी। देखें, जो आप मनी पे कर रहे हैं, जो आप रुपए पे कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, वो काय भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ किलोग्राम या फंक्शन ऑफ वेट। क्या है मेरी बात समझ में आती है? इसको हम पढ़ते हैं एफ के जी, एफ वेट मत पढ़ना। दैट इज, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, रुपीज इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के जी, मनी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेट। इसका मतलब है वेट बदलने पर, फिर याद दिला देता हूँ, वेट या किलोग्राम बदलने पर आपके रुपए बदलेंगे। वे रुपए, सॉरी, जो आपके रुपए हैं वो काय पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं केजी पर। क्या इतना कंसेप्ट हर आदमी को समझ में आता है, हाँ या ना? बताए दोस्त, बता दें समझ आ रहा है? क्यों मैंने कहा था हम लोग न्यूटन स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। नॉर्मल शक्कर की दुकान पे जो हमने शक्कर खरीदी है, सामान्य सा काम जिसमें हम 2 मिनट लगाते हैं, आज हम सिर्फ उसको फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हैं। यानी अब हम साइंटिस्ट लेवल पे हैं कि हम उस चीज को एनालाइज कर पाते हैं या नहीं। और यही एनालिसिस आपकी फिजिक्स है। जब यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एनीवन हु इज कैपेबल टू एनालाइज और थिंक लाइक दिस, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में सक्सेसफुल है। और जो केवल डेफिनेशन रटे बैठा है, व्हाट इज दिस, डिफरेंशियल कैलकुलस इज डिफाइंड एज दिस एंड दैट, वो एग्जाम में लिखाया, हो सकता है उसके एग्जाम में मार्क्स ठीक आए, लेकिन आप देखेंगे तमाम सारी जगह वो अटका बैठा रहेगा। और वो इसीलिए क्योंकि मैंने क्या कहा, बेसिक नॉलेज जिसे कहा जाता है, कंसेप्चुअल, वो नहीं होती कई बार। तो बहुत बहुत ध्यान देखें, अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आती है, जो मैंने कहा अब हम साइंस के लेवल पे हमने इस एनालिसिस को कर दिया, तो ध्यान से देखें, फिर से एक बार जाते हैं। आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था रेट ऑफ शुगर, और मान के चले ये आपका था 40 रुपीज पर केजी। अब मैं आपको दिखाता हूं इस रेट ऑफ शुगर को, मैं आपके लिए लिखता हूं, आपने उससे क्या पूछा है, बहुत ध्यान देखना। आपने पूछा है रेट ऑफ चेंज इन रुपीज या मनी, जो भी आप कहना चाहें, मैंने दोनों शब्द लिख रखे हैं, रेट ऑफ चेंज इन रुपीज या रेट ऑफ चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू किलोग्राम कह दें, या आप कह दें वेट। वेट के रिस्पेक्ट में आपके रुपए चेंज होने का रेट क्या है, तो तुम्हें समझ में आता है। जिसको हम सिंपल पूछ लेते थे, क्या भाव चल रही है शक्कर, तो क्या भाव, ये भाव इतना आसान भाव नहीं होता। ये भाव क्या बताता है? ये बताता है रेट ऑफ चेंज इन रुपीज विद रिस्पेक्ट टू द
वेट, यानी वेट के अकॉर्डिंग अगर आप वेट बदलेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट, वेट के अकॉर्डिंग वेट आप 1 2 3 4 5 या हाफ केजी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे में क्या चेंज आएगा, वो चेंज ध्यान देखना, वो रेट ऑफ शुगर होता है जिसे हम कायदे से इतने लंबे तौर पर लिखते हैं। क्या इतनी कहानी हर आदमी को समझ में आती है? और अगर इतनी कहानी समझ में आती है तो फिर हम जानना क्या चाहते हैं उसको ध्यान से देखें। अब इसके लिए राइटिंग पैटर्न में देखें, और राइटिंग पैटर्न में क्या आपका ध्यान जा रहा है, हम लिख रहे हैं रुपीज अपॉन केजी। अब मैं इसको मैथमेटिक्स में ले आता हूं, मैं कहता हूं इफ y डिपेंड्स ऑन x, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं फिर से दिखा देता हूं, आपके y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, y डिपेंड करता है x पर। तो इसका मतलब आदमी कह सकता है, ध्यान देखना मैं मैथमेटिक्स में चला गया हूं धीरे से, इसका मतलब आदमी कह सकता है y इज इक्वल्स टू होगा फंक्शन ऑफ x। देख लो मैंने कहा था रुपए केजी पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये रुपए किसके फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ वेट और किलोग्राम। तो अगर मैंने कहा मैथमेटिकली y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है तो यहाँ से क्लियर है, मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। क्या आगे मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आ जाती है इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से? और अगर हाँ, तो जब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, जब मनी आपकी वेट पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हम रेट ऑफ चेंज भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कभी हम निकालना चाहें, ध्यान से देखना, हम निकाले रेट ऑफ चेंज इन y, अच्छा WRT लिख देता हूं, WRT से मेरा मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया ठीक है, चाहो तो डू, आप समझ में आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप रेट ऑफ चेंज इन y देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकाल रहे थे रेट ऑफ चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू x यानी किलोग्राम, तो मैंने कहा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो आदमी भी ऐसा लिखना चाह रहा है वो ध्यान देखना है इसको कैसे लिखेगा, कैसे क्या लिखेगा, जिंदगी से लिखते चले आ रहे हो, कोई महान बात नहीं है। तो सब मालूम है, जैसे मैंने कहा अपने बारे में मालूम है वो आगे पढ़ सकता है, जो अपने बारे में नहीं जानता वो आगे नहीं पढ़ेगा। देखो ध्यान से, तुम जिंदगी से लिखते आ रहे हो, रेट ऑफ शुगर ऐसे ही लिखते हो 40 रुपीज पर केजी, यानी जिसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वो ऊपर लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में था, केजी या वेट के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे लिखते हो, अपॉन में लिखते हो। यानी मुझे मालूम है मैं इसको लिख दूंगा y अपॉन x, खत्म। अब एक बार ध्यान से देख के बताएं इतनी कहानी किसको समझ में आई और किसको छोटा सा डाउट है, डाउट हो तो फुर्ती से मुझे बताओ, हाँ बोलो जोर से, डाउट है तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। एक सेकंड ये बोर्ड के सामने से हटता हूँ, मुझे बताएं इस पूरी कहानी। हाँ सर लास्ट वाला पार्ट समझ, लास्ट वाला पार्ट समझा दे, ठीक है, मैं एक मिनट में दोबारा रिपीट करता हूँ, चिंता मत कीजिएगा, मैं शक्कर से रिपीट करूंगा, बस मुझे आपकी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? बोर्ड पूरा साफ नजर आ रहा है हर आदमी को? यस सर, यस सर। बढ़िया, आज देखें ध्यान से, नंबर 1 फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। शक्कर खरीदने गए थे, शक्कर खरीदने गए थे, हमें ये मालूम था रुपए डिपेंड करते हैं किलोग्राम पर। अब थोड़ी देर के हम मान के चलते हैं रुपए, ये मैंने मान लिया y और मैंने मान लिया किलोग्राम, मान लिया x। भाई x और y मैथमेटिक्स मानती है, मैथमेटिकल चले जाएंगे। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्या था, कागज दिमाग में बैठ जाए, रुपए काय पर डिपेंड करते हैं x पर, y किस पर डिपेंड करता है x पर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रुपए है फंक्शन ऑफ केजी, रुपीज आर फंक्शन ऑफ केजी। फंक्शन ऑफ केजी मतलब एज यू आर चेंजिंग द किलोग्राम्स इन द सिमिलर पैटर्न द रुपीज विल चेंज, जो भी आप यहाँ कम ज्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग रुपीज भी कम ज्यादा होंगे। ऐसे ही याद देखना, अगर y याद देखे x पर डिपेंड कर रहा है तो x कम ज्यादा करोगे तो y भी कम ज्यादा होगा, और जब कम ज्यादा होगा तो ध्यान देखना हर आदमी, क्योंकि मेरा सवाल यही था, शक्कर की दुकान पे जाने वाला पढ़ा और बिना पढ़ा लिखा डजंट मैटर, हम जाने अनजाने साइंस का यूज कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, समझ में आता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं या साइंस यूज कर रहे हैं, और हम करते जाते हैं बाई प्रैक्टिस। ध्यान देखो, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जाता है, पहला सवाल यही पूछता है व्हाट इज द रेट ऑफ शुगर, 40 रुपीज पर केजी। फिर मैंने एनालाइज किया था ये 40 रुपीज पर केजी है क्या, तो ध्यान देखो ये बता रहा था रेट ऑफ चेंज इन रुपीज है, रेट ऑफ चेंज इन रुपीज, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ y, अब दिख रहा होगा y माना था, रेट ऑफ चेंज इन रुपीज है विद रिस्पेक्ट टू किलोग्राम है, x है, यानी ये बता रहा है भैया y में कितना चेंज आएगा x के अकॉर्डिंग, यही तो हम जानना चाहते हैं।
अगर शक्कर का रेट ऑफ चेंज 40 रुपए पर केजी है, मतलब समझ में आया था, 1-1 किलो बढ़ाई में 40 बढ़ जाएगा, 1-1 किलो ज्यादा हो रही है, कम कर लेंगे तो 40 रुपए कम भी हो जाएंगे, सही है ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा, y डिपेंड्स ऑन x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसलिए अब मैंने यहाँ y x दिखा दिए। कैसे लिखते हो ध्यान से देखो, तुम ऐसे ही तो लिखते हो 40 रुपीज पर केजी, नहीं लिख रहे, ये रहा y रुपीज जिसमें चेंज निकाल रहे हो, नीचे कौन आता है अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, Yes. मैंने इसको लिख दिया है रेट ऑफ चेंज आपका कितना होगा, रेट ऑफ चेंज आपका हो जाएगा y अपॉन x। अब ये समझ में आता है y अपॉन x मैंने कैसे लिख दिया, हाँ ना Yes, बता, sir. Yes, sir. ये हमने Yes, नहीं sir. लिखा एक्चुअली, आपको अगर आपने लिखा तो मैंने कहा भी लिखा। दुकान पे भैया नॉर्मल, इवन हम कहते हैं सब्जी के ठेलों पे भी कई बार देखो रेट लिस्ट बगल में लिखी होती है, और ऐसी लिखी होती है भिंडी 50 रुपए पर केजी, और वो भी रुपए कौन केजी ही उसने लिखी होती है, हमने उसको नहीं दिया होता, सही है। अब अगली चीज को Yes, जाते हैं, ध्यान से जब देखें, नेक्स्ट जब आपको ये समझ में आता है, अब यहाँ पर एक समस्या आपको आएगी और वो आनी चाहिए थी, वो डाउट ये आएगा कि हमने y अपॉन x लिखा है, क्या आपने ध्यान नहीं दिया, हम पूरी जिंदगी पढ़ते आए कि y अपॉन x का, क्या कोई चैट में कोई है, तो y अपॉन x का हमारे लिए मतलब होता है, y अपॉन x का मीनिंग है y डिवाइडेड बाई x, पूरी जिंदगी यही पढ़ते आए पिछले 10 साल, और आज पहली बार मैं बता रहा हूँ y अपॉन x का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तुम कहोगे सर ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा, कहीं y अपॉन x ले लिखा हुआ तो हम उसे डिवाइड करेंगे या रेट ऑफ चेंज मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसको क्या माने। कोई बात नहीं, आपके इस कंफ्यूजन का इलाज है, जो आपके इस कंफ्यूजन का इलाज है वो ध्यान से देखो, लैंग्वेज में भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। ये जो आपने लिखा है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं इसकी जगह एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y या इन y, जो भी लिखे, ये WRT मतलब समझ जाओगे ना, विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा, और बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देता हूं ताकि आप, अरे लाइट बंद हो गई, ये आपका लिख देता हूं dy अपॉन dx। पहली बात तो रहा इसका लेफ्ट पार्ट देखें बहुत तसल्ली से, क्या आपको ये समझ में आता है, अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। कैसे, तो सुनिएगा, अगर ध्यान देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अभी नहीं समझ में आया, दोनों सेंटेंस एक ही लिखे, रेट ऑफ चेंज इन y ही मैथमेटिक्स में आपके लिए क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। यानी ऐसा कहा जाए जब आप शक्कर की दुकान पे जाके शक्कर का रेट पूछ रहे होते हो, इनडायरेक्टली किसी मैथमेटिशियन की निगाह में आप डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ डील कर रहे होते हैं, क्योंकि आप क्या जानना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज, और ये रेट ऑफ चेंज हमारे लिए क्या कहला रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहली बात। अब जो मैं कह रहा था y अपॉन x प्रॉब्लम देगा, नहीं देगा, y अपॉन x हम लिखेंगे नहीं, dy अपॉन dx लिखेंगे, तो समझ में आ रहा होगा, d स्टैंड्स द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y, इन d और d को कैंसिल मत कर देना, ये d इंटू वाई और d इंटू एक्स नहीं है, dy अपॉन dx का मतलब ये रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या अब डिफरेंशियल का कंसेप्ट समझ में आता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, और हम लिखेंगे कैसे, dy अपॉन dx करके। क्या ये कुछ लोगों को समझ में आया, हाँ या ना बताएं। Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट हो तो मुझे Yes, पूछ sir. लें, डिफरेंशियल मीनिंग यहीं से दिख रहा है साहब, कोई डाउट। No, sir. बढ़िया, अब ध्यान देंगे, आप कहेंगे ठीक है शक्कर की दुकान पे तो समझ में आ गया, ये शक्कर की दुकान में फिजिक्स थोड़ा होती है, फिजिक्स कहाँ हो सकती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स यहाँ हो सकती है कि आप ध्यान से देखें, मैं एक सिंपल सी चीज लेता हूँ, 10th में आप सब तमाम सारे अभी जो मैंने रिजल्ट देखे, एमपी बोर्ड के आ गए हैं, सीबीएसई वालों के आने वाले हैं, सब एकदम दनादन नंबर, साइंस में जो है 92, 93, 91, है ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सब विद्वान लोगों की स्वभाव। आए देखें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मेरा अंदाज से याद होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम,
यानी आप कहते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू आई टी। जरा ध्यान देखें, यही नहीं है, और 10th में ही पढ़ा हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे ही पढ़ते थे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या था, 1 किलो के 40 रुपए लगते हैं, ये बताता है 1 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो होता है। सेम वही डेफिनेशन याद आ रही है, पर यूनिट यहाँ कहते थे 1 किलो, वहां पर यूनिट टाइम, एक टाइम जो भी 1 सेकंड 1 घंटे हो। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये पुरानी पद्धति वही है। इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, इन शॉर्ट लिख दिया है। कुछ लोग इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के नाम से भी पढ़ते आए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखो, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। अब चूंकि मैं 11th में आ चुका हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग आई होती है डी क्यू बाई डी टी। आप पूछेंगे डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या, डी क्यू बाई डी टी भी वही है जो ये था, क्योंकि तब तुम 10th में थे, तुम डिवाइड करके निकालते थे, मैं वैसे निकालूंगा। और इसका मीनिंग लिख देता हूँ, जो यहाँ लिख रहे थे, लिख रहा है ये मीनिंग। मीनिंग कहता है रेट ऑफ चेंज, और थोड़ा सही लिखूंगा ताकि पढ़ने में आए। ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज कह सकते हो, फ्लो कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये डेफिनेशन क्लियर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये हम लोग पढ़ने में काम में आएगा। फिर 1-2 और एग्जांपल दिखाता हूँ, लाता हूँ, नया शेयर हो जाए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें फुटी से। ले लिया मेरे से, ले लिया जनरली। हाँ ना, बताओ फुटी से, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। चलिए अब ध्यान देना, जो मैंने कहा साइड हल्की जगह खाली करूँ ना, शक्कर थोड़ा खाली कर लेते हैं। इससे क्या होगा, तो जरूरत पड़ने को उसको रेफरेंस में निकाल लेंगे। जैसे हमने कहा, ये आप पढ़ चुके थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं एक और आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल। अब 10th में पढ़ा होगा तुमने, चलो 9th की तरफ चलते हैं। 9th में सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते थे। 9th में हम जो बहुत सिंपल चीजें पढ़ते थे, 9th में हम पढ़ते थे वेलोसिटी। मुझे बताओ, किसी को वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है? इसको नंबर 1 डाला था ना, हाँ, इसको मैं कर देता हूँ वेलोसिटी। किसी को याद है वेलोसिटी की डेफिनेशन? किसी को याद हो वेलोसिटी क्या होती थी? चेंज इन स्पीड। Change in speed upon time. सही है, डिस्टेंस कवर्ड पर अपॉन टाइम पर यूनिट। सही कह रहे हैं, बढ़िया। इसका थोड़ा आवाज बढ़ाओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही कह रहे हैं, वेलोसिटी आप लेते थे। चलो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन आप कहते थे, ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आने लगेगा, यही कर रहे हो, यही कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और अब देखो ध्यान से, ये पैटर्न शक्कर से क्लियर हो जाना चाहिए था, बाकी तो छोड़ो, मैंने कहा शक्कर खरीदने से क्लियर हो जाना चाहिए था। पर यूनिट टाइम, ये यहाँ भी लिया, ये डेफिनेशन दी, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और इसीलिए आप लिखते थे v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ गया? अपॉन टाइम आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि वेलोसिटी है क्या, ये है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही कह रहा हूँ आपसे? वेलोसिटी 10th में भी, कई 9th में भी कई लोग इसको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी पढ़ लेते थे। और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों भैया, वेलोसिटी यही तो बता रही है। क्या बताना चाह रही है, तुम ध्यान देखो, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट है। मान के चले आपकी वेलोसिटी सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब अगर आप 1 सेकंड चले 10 मीटर पे होंगे, 2 सेकंड चल गए 20 मीटर पे होंगे, 3 सेकंड चल गए 30 मीटर पे होंगे। मतलब क्या आया, जैसे जैसे आप इसको चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप टाइम चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 सेकंड, आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपने आप चेंज होता जाएगा। वैल्यू आपकी उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बढ़ती या कम होती जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इसलिए मैंने कहा इसको ध्यान से देखें। ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी कहीं ना कहीं x अपॉन टी है। क्योंकि मैं आपसे बताता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, क्योंकि आपका x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम है। नहीं आया समझ में? फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन का मतलब था डिपेंड। ये यहाँ बता रखा है y डिपेंड्स ऑन दिस। आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 50 मिनट, 4 दिन, कितनी देर चले उतना ही तो डिस्टेंस आएगा। तो अगर x इस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज निकालते थे, कितना चल जाओगे 1 सेकंड में,
जो शक्कर वाले क्या करते थे, कितना दोगे भैया 1 किलो के लिए, 1 सेकंड में कितना चलोगे, हमने कन्वीनियंटली निकाल लिया। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम और बेहतर लिखते हैं, हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एकदम आपकी लैंग्वेज को 11th पे ले आते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 9th वालों के लिए छोड़ दें। आपका है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, WRT लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसीलिए हमारा जो v होगा वो v होगा dx upon dt। dx अपॉन dt। आपका कहना बिल्कुल सही है। और एक दिखाता हूं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, मीटिंग अगर खत्म होती है, जो लोग जुड़े हैं तो ध्यान रखिएगा, अगले 5-1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको दोबारा उसी लिंक से रीक्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। शायद जो मैंने वैसे कई तो पुरानी से ही जुड़ गए थे, एक आध दो को नई दिक्कत आ रही थी, मैं दोबारा भेज दी थी, उसको रीक्लिक कीजिएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। हम लोग और 10-15 मिनट क्लास और लेंगे, ठीक है। चले एक्सेलरेशन पर जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी। फिर ध्यान क्या, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है ये बताता है एक्सेलरेशन। टाइम पर डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा ये बताता है एक्सेलरेशन। यानी ध्यान से देखो, मैथमेटिकली हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, और जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले मैं लिखता हूं a बराबर, आराम से लिख देता हूं तसल्ली से, पुरानी डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देसी तरीका। कौन सा देसी, 9th वाला। क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो अपॉन में चलेगा, हम अपॉन में नहीं जाएंगे, हम y अपॉन x नहीं कहेंगे। हमने पहले ही कहा था, अब हम y अपॉन x नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, उसको डिवाइड में पढ़ा रहने दो। हम अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे, और हम अगर यहाँ लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ध्यान से देखें, हम यहाँ पर कहेंगे एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। क्या है, मेरी बात समझ में आती है, dv अपॉन dt। क्या कोई बता सकता है इसको आप पढ़ेंगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही पढ़ेंगे आप, सही जवाब है आपका। अब इसको अपॉन में मत पढ़ना, अपॉन 9th वालों के लिए छोड़ दो, 9-10 वाले इसको पढ़ेंगे वो सही है, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि तब तक अपन ने उतनी मैथमेटिक्स का ब्रांच नहीं पढ़ी होती ना। लेकिन अब आप अपॉन मत पढ़ना कि आप कौन सा dv, वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, थोड़ा अटपटा लगेगा। इट इज बेटर टू से, जो आपने कहा बहुत बढ़िया आंसर था, वो था रेट ऑफ चेंज इन वेल। अब वेल वेल क्या होता है, वेलोसिटी, और साथ में हम बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और भी मेरा ख्याल है ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे। एक आपको याद आएगा, पावर हुआ करती थी वर्क अपॉन टाइम, नहीं याद गया? पावर यही चीज बताती है कितने टाइम में कितना वर्क करोगे, वर्क डन और द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब अपने लिए क्या हो जाना चाहिए, अपन पावर की डेफिनेशन क्या देंगे जरा बताओ? dw upon dt। dw अपॉन dt, dw upon dt। सही जवाब। और क्या पढ़ देंगे, आपको समझ में आ रहा है? रेट ऑफ वर्क रेट डन, ऑफ चेंज। तो चेंज, या कई बार ग्रामर के साथ थोड़ा बहुत मतलब वो कर लेते हैं, कंप्रोमाइज नहीं कहलाते ग्रामर के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ चेंज इन वर्क, या और बेहतर क्या लगेगा, रेट ऑफ वर्क डन, कितना सारा कितनी तेजी से काम करते जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कंसेप्ट आपको क्लियर है। ग्रामेटिकल एक आध शब्द मैं आपको बता दूंगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पावर समझ में आ गया? यानी पावर की डेफिनेशन अगर अपन लिख दें तो क्या होगा, ये होगा रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वो यार कोई इंग्लिश वाला एक्चुअल प्रॉपर बताएगा कि इंग आएगा कि डन आएगा, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बताना इंग्लिश वालों में हाथ में छोड़ते हैं, अपन सिंपल चलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको रब करके साफ कर दूंगा, फिर एक बहुत खास चीज पर और आएंगे। आ जाए, एक बार फुटी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने पास मामला बना रहे। ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मेरे ख्याल मीटिंग एंड हो जाएगी, बीच में दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसी बीच में बंद हो जाएगी कभी भी।
अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल होंगे इस कैलकुलस के लिए, उनकी एक लिस्ट आपसे डिस्कस करूंगा, 4-5 फॉर्मूलों की सबसे पहले, ठीक है ना। एक सेकंड बोर्ड अपन खाली कर लें। फिजिक्स में आपने चर्चा कर ली, मैंने कहा नॉर्मल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, इन सब की नॉर्मल लाइफ में हमने शक्कर ही चर्चा कर ली। अब हम कुछ प्लेन मैथमेटिकल चीजों पर चलते हैं। ध्यान देखो, जिन्होंने अगर मैथमेटिक्स लिया उन्हें ध्यान दिया होगा, उनका पहला दूसरा एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बायोलॉजी वालों के लिए बताता हूँ, ध्यान देकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन एक्स। जब मैं साइन एक्स लिखता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। साइन एक्स आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब क्या हो रहा है, साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यह है कि साइन एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं एक्स पर डिपेंड करती है। आप कहेंगे हम कैसे मान लें साइन एक्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है? बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो मैं एक्स की वैल्यू रखो 30 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, 90 डिग्री रखो, मेरा सवाल है क्या एक्स की वैल्यू बदलने पे साइन एक्स की वैल्यू बदलती है? और आपका जवाब होना चाहिए हाँ। अगर आप 30 डिग्री रखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू शायद 1/2 आएगी। आप साइन 90 रख देंगे 1 हो जाएगी। साइन 60 रखोगे इट विल बी समथिंग एल्स, √3/2। इसका मतलब if you are changing the x, then definitely the values of sin x are changing according to it, or according to it means the values of sin x are depending on the x. That means sin x is a function of x. That is clear to us in mathematical form. और अगर ये इसका फंक्शन है तो फिर जाएंगे, ध्यान देखना, हम काय पे बात करेंगे, हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स। जब आप रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स की बात करने जाएंगे, क्योंकि अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो चेंज की रेट भी होगा। तो वो रेट ऑफ चेंज कैसे लिखा जाएगा देखना, वो रेट ऑफ चेंज लिखा जाएगा, और चेक कर ले पढ़ के, यही लिखा है ना, रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स। साइन एक्स कितना चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के बदलने पर, एक्स के बदलने पर साइन एक्स चेंज होती है। कंफर्म है क्या रेट ऑफ चेंज है वो पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान देखना, ये आपको कुछ जैसे मैंने एक लिया cos x। सर हाँ बताएं। सर एक बार ये आपने इधर समझाया ना राइट हैंड साइड, वो समझा दो सर एक बार। राइट हैंड साइड मैंने कहा था साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपका साइन एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन का मतलब याद है साइन एक्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है। आप कहेंगे कैसे डिपेंड कर रही है, तो मैंने आपको शो भी किया कि अगर आप एक्स चेंज करेंगे 30, 60, 90, आप एक्स की वैल्यू चेंज करें, जो भी आप एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे आपको नजर आएगा साइन एक्स की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के लिए साइन एक्स होगा 1/2, 60 डिग्री की हो जाएगा √3/2, 90 डिग्री का कितना हो जाएगा 1। तो पहली बात तो जो मैं कंफर्मेशन कर रहा था कि हम ऐसा जो हम रिलेशन शक्कर खरीदने में या फिजिक्स में वेलोसिटी एक्सीलरेशन में ले रहे थे, ये रिलेशन हमारा मैथमेटिक्स में भी आता है या नहीं? बिल्कुल आता है। साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये कहता है, क्यों? क्योंकि एक्स चेंज करने पर साइन एक्स चेंज हो रहा है। और अगर चेंज हो रहा है साइन एक्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से आज की हमने शुरुआत की थी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। और व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, या आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने कहा पहली चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स में कितना चेंज होगा एक्स चेंज करने पर या एक्स के रिस्पेक्ट में। अब समझ में आता है? इसलिए मैंने आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला दिया है मैंने cos x। ये आप देखेंगे हम लोगों ने मैथमेटिक्स से फॉर्मूले लिए हैं। ऐसे आप ले जाएंगे dy/dx ऑफ cos x। इसके लिए आप बताया जाएगा ये होता है माइनस साइन एक्स। अभी आज सिर्फ 4 या 5 फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, फिर और आगे चलेंगे। एक आध दो भी आपको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। dy/dx tan x, यानी tan x का डिफरेंशिएशन या tan x का आपका रेट ऑफ चेंज कितना आता है sec²x। एक चौथा और ले लेता हूं, मान चले अभी एक x की पावर n ले लेता हूं। x की पावर n पे आप जाएंगे तो x की पावर n का मतलब समझ में आ रहा है। सपोज करें n2 रख देता हूं, x² की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। आप कहेंगे हम कैसे मान लें? बिल्कुल मानोगे। x की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होगा है? 2 का स्क्वायर किसी ने मालूम? अच्छा x की जगह 3 रख दीजिए, x का स्क्वायर कितना होगा
9 9 9. मतलब समझ में आ गया होगा। x चेंज कर रहे हो तो x की पावर n की वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू x पे डिपेंड करती है, और अगर डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। फिर क्या है, रेट ऑफ चेंज आपका कितना आएगा nx n-1। अब एक सवाल यहाँ पे कुछ लोग हम बता दें पूछ सकते हैं। एक और पहले छोटा फॉर्मूला बताऊं फिर इस पे जाऊंगा। dy dx ऑफ c होता है 0, जहां आप c बताते हैं, c होता है कांस्टेंट या नंबर। आप कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहा जाता है? सर एक जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू नंबर नहीं को होती। सर। सही है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो, बढ़िया। तो जब जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही उसका रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं भाई। कांस्टेंट का मतलब ये वैल्यू फिक्स है, वैल्यू में चेंज होना नहीं है। तो जब वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है तो देखो आपसे क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन कांस्टेंट कितना होगा, 0। ये कॉमन सेंस है। अब जो करते हैं, कुछ एक लोग हम बता दें चीज पूछेंगे, वे पूछेंगे फॉर्मूले आए कहाँ से। ये फॉर्मूले मैंने कहा है, मैं अभी मैथमेटिक्स से उधार लिए हैं। मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं वो चिंता नहीं करें, उनके पेपर में एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसी बात का आता है कि आपको ये फॉर्मूले प्रूव करने होते हैं। और वो क्वेश्चन आता है प्रूव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको आपके टीचर पढ़ाएंगे लिमिट x प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, हियर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द मैथमेटिक्स, हम केवल सपोर्टिंग स्टाफ में चल रहे हैं। सिर्फ उतनी जानकारी जो मैंने कहा हमारे जीव विज्ञान के मित्रों को आवश्यक है, उनके लिए केवल हम चलते हुए जा रहे हैं। और आपके लिए इसलिए कि जब तक आप मैथमेटिक्स में इस टॉपिक को पूरी डिटेल में नहीं पढ़ लेते तब तक आपका काम यहाँ पर चलता रहे। तो अभी मैंने सिर्फ 5 फॉर्मूले दिए हैं, ये समझ में आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बनने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चंस इसके थोड़ा सा टफ होते हैं, बताओ ध्यान से देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान देखना क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा हूँ बहुत टफ होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान यहाँ बोर्ड पर रखना पड़ेगा। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और पहला क्वेश्चन आपसे मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 3 sin x प्लस मान चलो 5 cos x, और आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे लग रहा है 5 बार में डिफरेंशिएशन का सिंबल आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, ये लिखा है डिफरेंशियल ऑफ sin x, ये लिखा है डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n। इतनी देर में तो डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। तो कहा था ना डिफरेंशियल इज द रेट ऑफ चेंज। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान देखें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy dx, जो डिफरेंशियल का साइन हो गया। और आगे बढ़ो, आगे क्या आएगा, किसको डिफरेंशिएट करना है, 3 sin x प्लस 5 cos x। मैंने कहा बहुत ध्यान देखना, बहुत ही टफ टाइप का क्वेश्चन है, भयानक एकदम नया। तो इसमें मैंने कहा भयंकर और खूंखार क्वेश्चन, एकदम निगाहें या जमी है। तो dy dx हुआ, और dy dx 3 sin x प्लस 5 cos x। ध्यान से देखें, जब आप डिफरेंशियल करने जाएंगे पहले इसका होगा फिर इसका होगा। ये देखें, ये रहा आपका 3, और dy dx ऑफ sin x मुझे लगता है इस लिस्ट में कहीं होगा, कहीं दिख रहा है क्या dy dx sin x? फर्स्ट नंबर। cos x कितना आता है, ये वैल्यू आती है cos x। अब जरा देखें 5 cos x, ये रहा 5। अब cos x का dy dx, cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, देखें ध्यान से, cos x कहीं नजर आ रहा है, सेकंड sin x माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस 5 तो था ही, और ये हो गया साइन एक्स। और इस तरह एक भयानक और खूंखार क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल आया। अब भी भैया बहुत भयानक लग रहा है क्या किसी को, कुछ भयानक टाइप का क्वेश्चन है? केवल और केवल फॉर्मूले के आप ध्यान देखना, केवल आपको मालूम हो और हम वैल्यू रख दें, दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिसको खतरनाक लग रहे हैं, देखो ध्यान से। मैं लिखता हूँ 3 चलो 3 की बजाय कोई कहेगा 3 को लेते हैं बार 7 रख लेता हूँ, 7 tan x, और प्लस मान चलता हूँ प्लस 6 sin x। इसको करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का सिंबल जो मैंने कहा था लाल गोला खींच रखा है, इतनी बार में समझ में आ जाना चाहिए।
ये डिफरेंशियल का सिंबल हो गया। किसका करना है ध्यान से देखते आना। 7 tan x प्लस 6 sin x। जब डिफरेंशियल करने जाओगे सिंगल लाइन आंसर होगा। भयानक कह रहा था तो ये थोड़ी है मैं जिस चीज को भयानक कह दूंगा भयानक हो ही जाएगी। डी बाई डी एक्स 7 tan x, ये रहा 7 tan x का आंसर देखो कितना आता है। sec square x। देख रहा है tan x का आंसर तीसरे नंबर पे लिखा होगा। tan x का आंसर है sec स्क्वायर x प्लस 6 sin x का आंसर देख लो कितना आता है। cos x। ये सबसे ऊपर पहला वही है तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा। अब की बार हम एग्जांपल करेंगे कौन सा करें। चलो x की पावर n का लेते हैं। x की पावर 5, x की पावर 5 का आपने क्या करना है इंटीग्रेट और डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का सिंबल अब मालूम है क्या होगा डी बाई डी एक्स x की 5x to the power 4। बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। देखो हमारे साथ रह रहे हैं क्या होगा तुम इंटेलिजेंट हो गए। अब तुम भयानक क्वेश्चन हो गए पूरा आंसर देने लगे तो इसलिए कहा है सबका साथ और सबका विकास। हाँ x की पावर 5 करोगे कितना होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ध्यान देखो इधर n x n minus 1 n इज द पावर ये रही पावर n x और n दिख रहा है n इज द 5 minus 1 और इसमें बिल्कुल सही बोला था 5x की पावर 4। चलो जगह में चौथा एग्जांपल कर देता हूँ इतने में अपन दो और कर लेंगे ना। एक दूसरा कर देते हैं। मान चले आपसे कहता है x की पावर 3 प्लस 5। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल का सिंबल अभी क्लियर नहीं समझ में आया किसी को। कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3x स्क्वायर। बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। देखो क्या मजेदार बात है आप बिल्कुल एकदम परफेक्टली ओरल करने लगे बहुत बढ़िया। बाकी एक आध जो हम कह रहे हैं और विद्वान लोग हैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। एक्स रेज पावर n छोटा 3 थोड़ा छोटा हो गया क्या ये लोग बड़ा लिख देते हैं। हटो देखे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया चलो भैया ठीक है। x की पावर n x पावर n माइनस 1 फॉर्मूला नजर आ रहा है n x n माइनस 1 n x n माइनस 1 प्लस क्या आपका दिखता है 5 इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट या नंबर 5 आपका कांस्टेंट या नंबर है इसका हो जाएगा 0। अब ये मत कहना 3 में से एक नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाते तुम। ये होगा 3x स्क्वायर। एक मनोरंजन और कर लेते हैं लास्ट जाते जाते आज का आखिरी सवाल और ये सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये आखिरी सवाल है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको तुम फिर आराम से वीडियो में देख देख के समझते रहना। अगर तुम्हें इसका डी बाई डी एक्स चाहिए किसका चाहिए आपको चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 का। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से सबसे पहले ये 3 इसलिए 7 या 6 थे वो तो कोफिशिएंट थे। कोफिशिएंट अपनी जगह बराबर से रखे हुए हैं। 3x स्क्वायर का कितना होगा x स्क्वायर x की पावर n x n माइनस 1। समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ। यस सर। किसी को नहीं आया हो तो बोल देना या कोई चैट पे फटाक से 1-2 नोट्स दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। किसी को नहीं समझ में आया हो तो फुर्ती से लिख दो ताकि मुझे दिख जाए कि मुझे इसको दोबारा दिखाना है। आ गया सर आ गया। बाकी वालों का तो ख्याल रखो बेचारी जनता के साथ भी तो देखो अत्याचार नहीं हो जाएगा है। मेरे एक आध बोले सामने पता नहीं क्या पढ़ाया उन्होंने कहीं -1 कर रहे थे कहीं +1 कर रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा था। जगह ये था 3x की पावर 2 मतलब जनता का जो ख्याल रखना भैया जनता के वोट से सरकार बनती है। x की पावर n ये रहा n और ये रहा x की पावर n माइनस 1। बस इससे ज्यादा समझाने के बस मेरे बस से बाहर है। समझ आ रहा है। इसके बाद समझाने के लिए कोई उपचार वहां पर नहीं बचता। प्लस आपका आएगा 6। अब x का क्या करेंगे ये बताओ। x की एक हिडन पावर है 1। x की पावर 1 नजर आ रही है और अगर x की पावर 1 नजर आ रही है तो ये हुआ 1x पावर में लिखता हूं 1 माइनस 1। आया समझ में नहीं आया ना आया तो चिल्ला देना नहीं आ रहा। आ गया सर। सभी को कोई डाउट। 1 हिडन पावर थी लिखी नहीं थी पर 1x 1 माइनस 1 और लास्ट 7 का तो ये ट्रीटमेंट है 5 वाला कहाँ गया
मेरा dy dx ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। बस अब एक छोटा सा काम तुम कर सकते हो, 3 दूनी 6, x की पावर बचेगी 1 प्लस 6 1 जा 6, x की पावर 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0। थोड़ा सा मैथड जो या पुरानी मजबूत रखना, उसका इलाज मेरे पास कम मिलेगा। ये याद हो x की पावर 0 1 आती थी, ऐसे हमने बताया, ये कुछ लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे तब उसमें बताते थे, बाकी 7th या 8th में था। x की पावर 0 1 हो जाएगी, 0 क्या जोड़ना, मुझे लग रहा है आंसर यही खत्म होगा, सही ना। अब मेरा ऐसा मानना है 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के किए हैं, तो मैं होमवर्क हम देंगे नहीं क्योंकि तुम घर पे करते नहीं हो, तो होमवर्क देने का कोई पर्पज नहीं है, तो कुछ करना धरना है नहीं, है ना। तो इसलिए पहले तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कल वाले जो हमने जो पिछले टर्म में 2 क्वेश्चंस किए थे उनको आप ध्यान से कल सुबह तक या आप मुझे उनका सॉल्यूशन जितने लोगों ने पढ़ रखा था वो दोनों उन क्वेश्चन का एक्सपेंशन मुझे पर्सनल या ग्रुप जैसा चाहे आप फोटो खींच के व्हाट्सएप करें, ठीक। अब मैं फिर आपको इसके कम से कम 10 सवाल और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तभी दूंगा जब तो उनको कर दूंगा, यदि हवा में काहे की उड़ा दे दूंगा। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ले लेंगे स्क्रीनशॉट आराम से, इसके बाद मैं साइड में जाता हूँ, यहाँ पर हम विराम देंगे, ठीक। अगले टर्न में अगली बार मिलेंगे। ये लिया सभी ने, चलो बंद कर दो। सर हाँ क्लास कितने बजे स्टार्ट थी आज? क्लास वही 7 बजे स्टार्ट करता हूँ, 7 बजे एक 2 मिनट लगभग 1 या 2 मिनट लेट करता हूँ, सारे लोग आ गए, 7 रहता है तो करता हूँ 7 के आसपास हूँ। सर टाइम चेंज कर दिया क्या आपने आज? चीज कर दिया, 8 बजे रहती थी। कौन बोल रहा था बताओ। तनु। कहीं लगे बेटा तुम्हारी क्लास 8 का रहती है, तुम्हारी क्लास 8:15 रहती है, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी क्लास 8:25 पे स्टार्ट करता हूँ, तुम 10 तुम 8 बजे कहाँ आ गए, ओके ओके ठीक। कहाँ आ गई, 8:20 8:25 पे स्टार्ट करता हूँ। चलो इसका एंड कर दो।